कि योर रिमेनिंग क्रेडिट इज दिस, इस क्रेडिट के साथ मैं इस पे कनेक्टेड हूं। और अगर मैं पोर्टल की बात कर लूं तो मेरे पास कौन कौन सी सर्विसेज और कितनी है कैसे पता चलेगा, तो मैं मोर सर्विसेज के टैब पे क्लिक करता हूं और लेफ्ट आइकन्स के अंदर मेरे पास मेरी तमाम सर्विसेज शो होंगी। जी बिल्कुल, मैं इसी सब्सक्रिप्शन के अंदर वर्चुअल मशीन जिसे आप कहना चाह रहे हैं बना के दिखाता हूं। और ये मेरे पास ऑल सर्विसेज यानी portal.aio.com में ऑल सर्विसेज का मतलब है, अगर आप टोटल देखें तो, और अगर कैटेगराइज करके देखें तो वन बाय वन आपको एक एक टैब के ऊपर बताता जाएगा। सबसे पहले एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में 22 ऑप्शंस उसने शो किए हैं। स्क्रॉल करेंगे एनालिटिक्स में 22 ऑप्शंस हैं। स्क्रॉल करेंगे कंप्यूट में 34 ऑप्शंस हैं। और फिर स्क्रॉल करेंगे कंटेनर्स में 11 है, डेटाबेस में 19 है। ये टोटल मिलाकर 250 प्लस हमारे पास सर्विसेज हैं। किसके लिए ये तमाम सर्विसेज हैं? आईटी की फील्ड में किसी भी तरह का डिपार्टमेंट है, ये उन तमाम डिपार्टमेंट्स के लिए हैं। अगर आप बात कर लेते हैं किसी सॉफ्टवेयर हाउस की, वो भी अपनी सर्विसेज चला सकते हैं। डेटाबेस से रेलेवेंट भी चला सकते हैं, प्रोग्रामिंग वाले भी चला सकते हैं, नेटवर्किंग वाले भी चला सकते हैं। जैसे अब हम यहाँ स्क्रॉल करेंगे तो ये हमें आगे नेटवर्क का टैब भी एक नजर आ रहा है, जिसमें हमारी टोटल नेटवर्क से रेलेवेंट सर्विसेज इसके अंदर चलेंगी। सो हम इनमें से जिस भी कैटेगरी की जरूरत है हमें के अंदर जाना चाहते हैं, सर्च का टैब है, हम सर्च कर सकते हैं। अगर सब्सक्रिप्शन ले लिया है, कार्ड अटैच कर दिया है, तो मुझे कार्ड अटैच करने पे कोई चार्जेस नहीं पड़े, फिल फॉर कोई चार्ज नहीं है। मैं कोई ऐसी सर्विस जो पेड है लूंगा तो चार्जेस पड़ना शुरू होंगे, अदरवाइज नहीं पड़ेंगे। फ्री है सारी सर्विसेज तब तक जब तक हम सिर्फ देख रहे हैं। अगर मैं ये सिर्फ स्क्रॉलिंग करता रहूं तो ये सब कुछ फ्री है। मैं इनके ऊपर क्लिक करूं, लर्निंग के लिए चला जाऊं, तो मुझे कौन से ऑब्जेक्ट्स की लर्निंग करनी है, जैसे कि ये एक कैजुअली मैंने स्क्रॉल किया तो ये एक एनालिटिक्स सर्विसेज के ऊपर टैब आया और मैंने क्लिक किया और डाउनलोड पे जाता हूं डॉक्यूमेंटेशन में। सो ये पूरी की पूरी इसकी पीडीएफ फॉर्मेट के अंदर, जिसे आप अपने सादा अल्फाज में बुक कहते हैं ना, ये पूरी बुक पड़ी है इसकी। ये पूरा इसका सेटअप क्या है, इसके अंदर क्या क्या कुछ यूज होता है, हर चीज इसमें ही है। और हर सर्विस जितनी हमारे पास है, में हम जिस पे भी माउस लेके गए हैं, जस्ट मैं माउस लेके गया हूं, यह इसकी पूरी डॉक्यूमेंटेशन पड़ी है। और कुछ ऑब्जेक्ट्स की तो फ्री ट्रेनिंग के लिए लर्निंग की वीडियो भी पड़ी हुई है साथ में, कि आप इसकी पूरी सेटअप सर्विसेज देख सकते हैं कि ये कैसे बनाते हैं, क्या करते हैं। इवन अगर आप देखें तो फ्री ऑफरिंग में माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के लिए और माइक्रोसॉफ्ट वर्चुअल लाइनक्स मशीन के लिए 750 आवर्स प्रोवाइड कर रहा है। 750 आवर्स के लिए फ्री वीएम्स दे रहा है विदाउट एनी सब्सक्रिप्शन चार्जेस। 750 घंटे हमें इसकी सर्विसेज जो है वो इसके अंदर मिल जाएंगी। तो एग्जैक्टली ये सर्विसेज हम जितने भी यूज करना चाहते हैं ये अपने पास हमारे लिए अवेलेबल है। और इन्हीं सर्विसेज की मैं खुद यूटिलाइजेशन करना चाहूं तो सब्सक्रिप्शन का होना जरूरी है। विदाउट सब्सक्रिप्शन हम इस पे नहीं जा सकते। और सब्सक्रिप्शन नहीं होगी तो टॉप लिखा आ जाएगा कि आपके पास सब्सक्रिप्शन अवेलेबल नहीं है। मैं वर्चुअल मशीन के टैब पे आता हूं और रिपीट दूं, एडमिनिस्ट्रेशन का कोर्स एज्योर का एक है फंडामेंटल एज एट 900। It's a very basic level for beginners that who just want to learn about cloud. एडमिनिस्ट्रेशन का कोर्स है। अब हम इसमें ऑब्जेक्ट्स बनाएं और किसी को सर्विसेज दें, किस तरह की, मैंने बता दिया 254 सर्विसेज हैं, 250 प्लस हैं, में जो कुछ भी बना दें। यस, वी आर नाउ ऑफरिंग क्लाउड सर्विसेज के
मेरे पास डेटाबेसेस आके बनवा लो। और ये जरूरी नहीं है कंपनी ने, मैंने अगर अकाउंट लिया मैं ही अपने लिए बनाऊं, नो, सेल भी कर सकता हूं। क्या आपको लगता है कि सेल होगा? कैसे इसकी सर्विसेज सेल होंगी? तो मैं उसकी भी एक बात बता देता हूं कि मैंने अगर एक कंपनी बना लिया है सर्विसेज देने की, तो मैं वंस अपना एज्योर का अकाउंट सब्सक्राइब कर लेता हूं। एक बार मैसेज आया सब्सक्रिप्शन का, दोबारा बता दें भाई। पहली आप फ्री ट्रायल फॉर स्टूडेंट्स ये लिख के आ जाए, आपको ये पहले पहले एज्योर फॉर स्टूडेंट आ गया। अगर आपने स्टूडेंट के लिए नहीं लेना तो स्टूडेंट का वर्ड काट दें। स्टूडेंट किस लिए होगा? जब हम एक यूनिवर्सिटी की एसोसिएशन करना चाहते हैं। फ्री ट्रायल, फ्री ट्रायल फॉर एज्योर अकाउंट आ गया, तो मैंने इसके लिए ले लिया। इसमें मेरी सर्विसेज स्टूडेंट की नहीं है, लेकिन मेरे पास सर्विसेज आ गई हैं। या मैं फ्रीली यूज कर लूं 1 महीना, और या फिर मैं पे करूं और 30 डेज की लिमिट ना हो मेरे लिए, मैं पे करूं और जो सर्विस 30 डेज की यूज करूं उसका पे करता रहूं। तमाम की प्राइसिंग सबके साथ लिखी हुई है सर्विसेज की भी। तो मैं यहाँ से ये फ्री का अकाउंट एक्टिवेट कर लेता हूँ। और अगर मैंने पेड में जाना है, इसमें कितनी मिलेगी? $200 फॉर 12 मंथ है, बट फर्स्ट 30 डेज के अंदर अंदर मैं ये यूज कर सकता हूँ। जो मेरा $200 इंसेंटिव है यहाँ से एक्टिवेट हो जाएगा। और सबसे जो अहम इसकी है वो है पे एज यू गो। मैंने सिर्फ पे एज यू गो लिखा, आगे नहीं लिखा कि मैं किसका पूछ रहा हूँ। मुझे खुद बता देगा कि पे एज यू गो किसकी सर्विस है, एज्योर की। तो आप एज्योर के ऊपर पे एज यू गो की सर्विसेज बाय कर लें। तो पे एज यू गो स्पेस एज्योर कर लें। ये ले आपको टॉप पे ले आया कि पे एज यू गो। आप यहाँ पे जितना सर्विसेज को यूज करेंगे उतना पे कर देंगे, बस ये आपकी है। तो बस आगे का प्रोसेस तो फॉर्म आता है, फिल करें, अपना पर्सनल बायोडाटा दें, कार्ड नंबर लिखें, तो आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा। अब एक्टिवेट होने के बाद मैं कंपनी के तौर पे लोगों को सर्विसेज क्या दे रहा हूं। मेरे पास एक कंपनी, एक कॉल आई कि जी $200, मुझे कॉल आई कि हम मीडिया हाउस हैं, हमारा मीडिया सर्वर बना दें। मीडिया सर्वर में क्या है? वो ये है कि एक चैनल की कॉल आती है, वो कहता है कि जी हम तुर्किश ड्रामे जो हैं वो लैंग्वेज कन्वर्ट करके पाकिस्तानी अपने चैनल पे चलाते हैं। इसका मतलब है उनको सबसे पहले तुर्किश ड्रामा चाहिए। वो तुर्किश ड्रामा तुर्किश मीडिया से क्या करते हैं? बाय। तो क्या करना है सबसे पहले अपने पास? डाउनलोड। अब तुर्किश ड्रामे की एक एक एपिसोड तकरीबन 200-300 GB की होती है। एक एपिसोड 200-300 GB की है। तो वो फ्रीक्वेंट अगर कनेक्टेड होगा नेट तो चलेगी, अदरवाइज डाउनलोड ही नहीं होगी, एरर आ जाएगा। एक बंदा मुझे कहता है कि जी मुझे ऐसी सर्विस चाहिए जहां पे मैं अगर कंटिन्यूअसली इंटरनेट यूज करता हूं तो मेरी डिस्कनेक्टिविटी ना हो, नंबर 1। नंबर 2, मुझे बैंडविड्थ अच्छी मिल जाए, स्पीड अच्छी मिल जाए। और नंबर 3 के मुझे जो है उसकी लोकल चलाते हुए काफ़ी सारी मेंटेनेंस करनी पड़ती है, मुझे उसकी जो है बैकअप के लिए कोई इंटरनेट बैकअप के लिए कोई पावर इंतजाम करना पड़ता है। तो मुझे ऐसा सोल्यूशन दे दें कि मैं ये सारे कामों से आसानी से काम कर लूं। तो हमने उसे क्या प्रोवाइड कर दिया, हियर वी कैन से। एक भाई अभी मैसेज भी कर रहे थे, व्हाट इज वर्चुअल मशीन, व्हाट इज वर्चुअल पीसी। तो वर्चुअल पीसी है, मैंने आपको एक सर्वर एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल करके क्लाउड पे अपनी डेटाबेस सिंक करने के लिए बना के दिखाया था। अब वो सर्वर अगर मैं लगाना चाहता हूं तो मुझे पहले हार्डवेयर अच्छा चाहिए, उसके ऊपर ओएस चाहिए, लाइसेंस चाहिए, सर्विसेज इंस्टॉल करूंगा, और डाउन टाइम रहने का डर है। मैं कहता हूं कि मैं ऑल्टरनेट प्लान कर लूं कि मैं अपने रिक्वायर्ड सर्वर की इंस्टॉलेशन अपने सेटअप में ना करूं, ऑन प्रीमिसेस नहीं करना चाहता, मैं कहां पे ले लेता हूं? क्लाउड पे बाय कर लेता हूं। क्लाउड पे बाय करना है तो मैंने क्या किया प्लान, वर्चुअल मशीन लेने का, जिसमें क्या सर्विसेज मुझे मिलेंगी। इसकी मैंने शुरू में एक स्लाइड दिखाई थी। एक इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विसेज हमारा प्लेटफॉर्म होता है, और एक प्लेटफॉर्म एज अ सर्विसेज हमारा स्ट्रक्चर होता है। यहां पे जब मैं बात करूंगा हार्डवेयर के तमाम रिसोर्स कौन प्रोवाइड करेगा हमें?
क्लाउड। हमने सिर्फ अपना डिजायर्ड ओएस बताना है, इंस्टॉल भी वो करके देंगे और सर्विसेज अपनी चलानी है। तो हमें बना बनाया रिसोर्स हार्डवेयर का सारा वो देंगे, सर्विसेज हम चलाएंगे, वो सारा कुछ हमारी जरूरत के मुताबिक होगा। तो मैंने अगर ये रिसोर्स पहले की बात कर ली, दूसरा रिसोर्स इसी तरह मैं बात कर लेता हूं। मेरे पास एक एप्लीकेशन चल रही है, एप्लीकेशन में एक्सेस दिलवाता हूं अपने यूजर्स को जो प्रोग्रामर हैं या एडिटर हैं, उनके लिए मैंने एप्लीकेशन चलाई। वो एप्लीकेशन ओपन करते हैं, पोर्टल बेस्ड है या सिस्टम पे इंस्टॉल्ड है, और वो उसमें जो चेंजेस करके सेव करते हैं वो जाती है मेरे बैकएंड पे डेटाबेस के अंदर। अब वो डेटाबेस मेरे अपने ऑन प्रेमिसेस सर्वर पे लगी हुई है, जिसमें मैं कई तरह की बातें कर लेता हूँ। मेरे पास ऑरेकल डेटाबेस हो सकती है, मेरे पास एसक्यूएल डेटाबेस हो सकती है, सिंपल डाटा पड़ा हो सकता है। मैं कहता हूं वो अब मेरे पास अगर ऑन प्रेमिसेस पड़ा है, यूजर घर चला जाता है, कंपनी ने टाइम दे दिया कि जी आप हाफ ऑफ काम करें, 10 लोग 20 में से ऑन प्रेमिसेस ऑफिस में आए और 10 लोग वर्क फ्रॉम होम करें। तो अब जो घर से काम कर रहे हैं वो भी सर्वर को एक्सेस करें, जो लोकल कर रहे हैं वो भी करें। तो कंपनी कहती है आप इस ऐप बेस्ड सर्वर की भी एक्सेस बैकएंड पे डाटा कहाँ रखवा दें, क्लाउड के ऊपर रखवा दें। यूजर घर जाके एक्सेस करे या ऑफिस में बैठ के एक्सेस करे, आपके क्लाउड से ही वो डाटा क्या हो जाएगा, आपके लिए अवेलेबल हो जाएगा। और 254 सर्विसेज डेवलपर, डेवलपमेंट के टूल जो यूज किए जाते हैं वो पेड होते हैं। अगर मैं वो टूल अपने डेवलपर को परचेज करके दूंगा, तो उसने अगर अपने लैपटॉप पे कर लिया और 2 दिन 4 दिन की छुट्टी पे चला गया, तो मैं तो पीछे से किसी से काम भी नहीं करवा सकता, क्योंकि वो तो अपना लैपटॉप साथ ले गया। मेरे लिए प्रॉब्लम है। अब हम वही टूल्स किससे बाय कर लेते हैं, क्लाउड से। यूजर नेम पासवर्ड है, जो मर्जी लगाए और उसमें बैठ के काम कर ले, तो सबके लिए आसानी हो गई। हमारी तमाम तर कॉन्फ़िगरेशंस के अंदर एक फ्रंट एंड होता है, एक बैक एंड होता है। आप आईटी की जॉब करते हैं, आप नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर हैं, आपका काम है फ्रंट एंड को, राउटर स्विचेस को देखना। अगर आप एक और जॉब जो आपके बैकएंड पे भी होती है को देखें, तो इज कॉल्ड नॉक, नेटवर्क ऑपरेशन सेंटर। यानी आपके जिम्मे कुछ लिमिटेड सर्विसेज हो सकती हैं, लेकिन नॉक किसको देख रहा है, इंटायरली पूरे नेटवर्क को देख रहा है नॉक का डिपार्टमेंट। तो अगर हम ऐसी सर्विस जो नॉक की है वो चला लें अपने ऑन प्रेमिस सिस्टम पे, तो जारी बात है घर जाके जो बांधना काम करना चाहेगा वो तो नहीं कर पाएगा, उसके लिए तो ये बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो फिर हम उसकी सर्विस को कहाँ पे चलवा देते हैं, क्लाउड पे, ताकि उसकी सर्विस आसानी से चल जाए, एंड सो ऑन। जितनी भी एग्जांपल्स की बात कर लें, ये सारी हमें ये बेनिफिट देती हैं कि हम अपना सारा डेटा कहाँ ले जाएं, क्लाउड पे। अब फ्रंट एंड वाले बंदे ने कोई काम देखना है, वो पहले बैक एंड वाला बनाएगा तो फ्रंट एंड वाला काम करेगा ना। अब फ्रंट एंड वाले ने कोई काम करना है, वो कहता है पीछे कोड सही नहीं बनाया गया, प्रॉब्लम आ रही है, वो सारा डेटा उठा के किसको देगा, बैकएंड वाली टीम को। बैकएंड वाली टीम उसमें दोबारा प्रोग्राम में पूरी एडिटिंग करेगी और फ्रंट एंड को वापस देगी, वो बैठ के फिर चेंजेस करेगा, फिर टाइम लगेगा। यानी बैकएंड पे क्या यूज हो रही है लैंग्वेज, फ्रंट एंड पे क्या यूज हो रहा है एप्लीकेशन। बैकएंड वाला लैंग्वेज में बैठ के काम कर रहे हैं। चले आप आसानी से वेबसाइट की बात समझ जाएंगे। एक वेबसाइट बनती है वर्डप्रेस के अंदर, एक वेबसाइट बनती है बैठ के आपके पीएचपी में या सी प्लस में या उसमें। तो कौन सी आसान है, जिसने इंतहाई अपनी मर्जी करनी है वो पीएचपी पे जाएगा तो अपनी मर्जी कर सकता है, और जिसने बस सिर्फ बना बनाया कंटेंट मैनेज करना, वो कहता है आ जाओ भाई, बने बनाए वर्डप्रेस के थीम मिल जाते, उसी पे बैठ के काम कर लो। तो ये चॉइस है, ये जरूरत है। तो जाहिर बात है अगर कोई पीएचपी होगा जिसका मसला है, वो पहले प्रोग्रामर से चेंज कराएगा, तो फ्रंट एंड पे उसके अंदर कोई चेंजेस होंगी। तो दोनों में मसला आता है, बार बार सारा डाटा कॉपी पेस्ट हो रहा है। आसान कर दिया यूजर ने, कहा ओ हमारे पास से ये सर्विस ले लो, दोनों को क्रेडेंशियल दे दो, जिसने काम करना वो एक ही जगह बैठ के कर रहा है, दूसरे को 1 सेकंड में मिल रहा है, क्योंकि वो फौरन अपडेट हो रहा है, प्लेटफॉर्म सेंट्रलाइज्ड हो गया। और उससे भी आसान और आखिरी में एग्जांपल आपको डेटाबेस की दे देता हूं। और वो ये है कि मेरे पास जो डाटा है
वो मैंने यूजर्स के लिए रख दिया अपने सिस्टम पे या अपने सर्वर पे, और उस डेटा के अंदर मॉडिफिकेशन होती है, जारी बात है वो सर्वर इंटरनल नेटवर्क के अंदर कनेक्ट होता है, सारे कर लेते हैं, लेकिन एक टीम जो वर्क फ्रॉम होम कर रही है चेंजेस करती है, वो चेंजेस इफेक्टिव नहीं है क्योंकि वो नेटवर्क से कनेक्ट होंगी तो इफेक्टिव होगी। सो हम कहते हैं कि सबके लिए आसानी हो कि हम चलते फिरते, वन ड्राइव का नाम पहले ही सुन चुके हैं, वन ड्राइव के अंदर तो हमें फिर भी लिमिटेड स्पेस ही 1 टेराबाइट मिलती थी और इंडिविजुअल यूजर के लिए होती थी। यस ही कैन शेयर डेटा विद अदर वन, लेकिन बाय डिफॉल्ट वो किसके लिए होता था? अपने लिए, हर यूजर के लिए होता था। यहाँ पे हमें शेयर ड्राइव मिलती है, कॉमन ड्राइव 500 टेराबाइट तक। कंपनी पूरा डाटा रख दे अपना उठा के। सो ये हमारे पास एग्जांपल्स हैं कि हम इन सर्विसेज को कैसे यूज कर सकते हैं, कहाँ यूज कर सकते हैं। मुझे एक मीडिया हाउस वाले ने कहा कि जी मुझे दे दें सर्विस कि हमारी एक तो ड्रामे की डाउनलोडिंग आसानी से हो जाए, फिर उसकी मिक्सिंग अच्छी हो जाए, फिर अपलोडिंग भी हमारे चैनल पे आसानी से हो जाए। तो मैंने उनको 3 Gbps इंटरनेट स्पीड के साथ एज्योर के ऊपर एक वर्चुअल मशीन बना दी, और उसके ऊपर उनका वो जो मिक्सिंग वाला टूल है वो भी इंस्टॉल करा दिया, और उन्होंने वहां से अपने चैनल के पोर्टल पे भी वो वापस अपलोड कर दिया। तो 3 Gbps के इंटरनेट के ऊपर डाटा डाउनलोड कितनी जल्दी होगा ये आप मेरे से बेहतर आप भी जानते ही हैं कि वो कितना जल्दी डाउनलोड हुआ, कितनी जल्दी एडिट हुआ और वो अपलोड हो गया। जितनी देर में उनके अपने नेट पूरे का बिल आता था उतनी देर में एक वीएम के ऊपर वो एक किस्त अपलोड भी कर लेते थे। सबसे अच्छी टाइम। ये वर्चुअल मशीन ली, उसमें नेट अच्छा ले लिया। जो एज्योर खुद बाय डिफॉल्ट दे रहा है, मैंने रिसोर्स अच्छा लिया, उन्होंने मुझे नेट अच्छा दे दिया। मैंने रिसोर्स रखा 2 GB रैम के साथ और नेट भी स्लो मिलेगा। रिसोर्स ऑटोमेटिकली डिसाइड करेगा कि मुझे किस इंटरनेट पे जाना है। जी कोई बात नहीं, मेरा ये पीसी सिर्फ नबज चलनी चाहिए, नेट चलना चाहिए, बस मैं यहाँ पोर्टल पे ओपन हो जाऊं, ये मैंने पोर्टल ही खोलना है बस, और क्या करना है। बाकी सारा काम कहाँ हो रहा है? उनके पास। तो मेरे पास तो कोई अच्छी चीज नहीं चाहिए मास इंटरनेट के, बस वो भी इतना चाहिए कि कनेक्टेड रहे बस। हाँ जी, जिस पे से मर्जी कर ले, ब्राउजर तो सब में चलते हैं, एक्सप्लोरर हर डिवाइस के ऊपर है कि आप चला सकते हैं, और उसमें जाके आप क्रेडेंशियल्स डाल दें। हम्म। अभी जरा आप क्लास के बाद याद कराइएगा, मैं एक नंबर देता हूँ, उनसे पूछ लीजिएगा, उनके पास होती हैं होस्टिंग है, दे देंगे, मिल जाएगी। वो आपने किए थे? और इतने लंबे लंबे थे? अल्लाह दी कसम मैं खोल के देख ही नहीं सके हैगा। वो एक बारी खोले हुए है इन्ने लम्बे सी, मैं क्या यार इन्होंने किसी वेले टाइम देखांगे। अच्छा नहीं, मैंने अभी उनको सिर्फ एक दफा देखा, लेकिन वो इतने लंबे थे कि मैं क्या इसको पूरी तसल्ली से ही देखना पड़ेगा। मैंने बिल्कुल इंतहाई माजरत के साथ अभी नहीं देखेगा। देखूंगा, उसमें चीजें 2 3 इंटरेस्टिंग लगी थी मुझे भी, देखूंगा, लेकिन वो टाइम चाहिए, आपको भी पता टाइम टेकिंग है वो। मैं उसको देख के बताऊंगा कि वो कंफर्म हो जाए कि क्या। जाने के बाद अपने पास एक हार्डवेयर बाय किया, फौरन बंदा भेजा मार्केट, वो ले आया लैपटॉप, रैम प्रोसेसर हार्ड और लगाया, और मुझे कहा आ जाओ कर लो इंस्टॉल। या फिर उनके पास पहले ही हार्डवेयर लगा हुआ, उसमें उन्होंने कहा ये ले लो, या फिर उनका एक शेयर्ड नेटवर्क के अंदर सर्वर लगा हुआ, उन्होंने कहा इसमें से आपको एक पोर्शन मिल जाएगा एज पर योर रिक्वायरमेंट। तो मैं उसकी बात समझा देता हूँ। हमने VMware वर्कस्टेशन के अंदर एक VM बनाई थी लास्ट सर्वर के लिए। तो मैंने बताया था कि मेरे फिजिकल कंप्यूटर की रैम है 16 GB, और मैंने उस सर्वर को दी थी 2 GB। इसका मतलब मैंने शेयर्ड ही था। एग्जैक्टली माइक्रोसॉफ्ट भी, जब मैं ये वर्चुअल मशीन बनाऊंगा बाय एज्योर, उनके पास जो प्लेटफॉर्म चल रहा है वो पता नहीं कितना बड़ा स्ट्रक्चर है, आई डोंट नो, बट उसमें से वो मुझे कुछ पोर्शन दे देंगे जितना मुझे चाहिए, उसी में से वो आपको दे देंगे, उसी में से किसी और को दे देंगे। तो जो उन्होंने अपने पास इंस्टॉल किया वो VMware वर्कस्टेशन तो नहीं है, जो उन्होंने इंस्टॉल किया वो है हाइपर वी वर्चुअलाइजेशन।
कि उन्होंने अपने पास एक बहुत अच्छा हार्डवेयर लगाया, मे बी इट कुड बी अ टेराबाइट्स ऑफ रैम हार्डवेयर, कि उसकी रैम उस हार्डवेयर कितनी होगी, टेराबाइट्स में होगी। तो फिर डिस्क तो आप छोड़ दें कि कितनी होगी, वो तो डेफिनेटली इससे ज्यादा ही होगी। और उसमें से हमें शेयर्ड एक्सेस दे दी है कि उन्होंने उस टेराबाइट के हार्डवेयर रैम के ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया हाइपर वी, और उसमें हमें ये लिंक दे दिया कि आप आओ वीएम बनाओगे तो वहां से आपको हिस्सा मिल जाएगा। जो अगर माइक्रोसॉफ्ट के एंड पे बात करें तो प्राइवेट क्लाउड कहलाता है, हम एक्सेस कर रहे हैं तो पब्लिक कहला रहा है कि हम उसे पब्लिकली यूज कर रहे हैं। अगर उनके परमिसेस पे बैठ के बात करें तो ये उनके लिए प्राइवेट है, क्योंकि ये उनका अपना है। हम नहीं मैनुअल बता रहे, ये बाय डिफॉल्ट सेट हो जाएगी। अगर मैं ये चाह रहा हूं ऑप्शनल है, आखिरी केस है, सिनेरियो एक बनाऊंगा उसमें बताऊंगा। मैं चाहता हूं जो मेरे ऑफिस के अंदर नेट लगा हुआ है ये नेट मेरी एज्योर की वीएम पे चले, कोई खास एक रीजन होगी तो ये किया जा सकता है कि मेरे पास यहाँ मेरे पास जो नेट चल रहा है वो मेरी एज्योर वीएम पे चल जाएगा। कहता है जी सबसे पहले आपको सब्सक्रिप्शन पता होनी चाहिए, रिसोर्स ग्रुप कितना है वो पता होना चाहिए, सर्विस कौन सी लेना चाह रहे हैं, किस रीजन में बनाना चाह रहे हैं, प्राइस रीजन बेस्ड सिलेक्ट होगी। अगर मैंने रीजन कॉस्टली चूज कर लिया तो मेरी हर चीज की प्राइस भी ज्यादा होगी, अगर रीजन लोएस्ट कॉस्ट वाला चूज कर लिया तो प्राइस भी कम हो जाएगी। बट ऑन डिमांड होगा कि हम क्या यूज करना चाह रहे हैं। सबसे पहले सब्सक्रिप्शन, वेयर आई वांट टू डिप्लॉय माय रिसोर्स, हियर आई कैन सी देयर इज वन virtual studio enterprise subscription. If I want to add one other subscription into this, yes I can. How? मेरे पास वो वाउचर कोड किया था लास्ट टाइम हमने अप्लाई, वो आ गया, मैं वो यहाँ लगाऊंगा वो भी आ जाएगी। फिर मैं किस पे काम करना चाहूंगा, जिस पे क्लिक करूंगा जिस पे काम करना है मैं उसी को सिलेक्ट कर लूंगा। तो इसका मतलब मेरी चॉइस हो जाएगी, मेरी मर्जी से कि मैंने कहाँ पे काम, उसके बुक होंगे, उसके रियूज होंगे। किसके ऊपर, वो तो ग्रुप में होगा। अब अभी हम ऊपर हैं सब्सक्रिप्शन में। फिर है रिसोर्स ग्रुप, रिसोर्स ग्रुप का मतलब है कि मैंने बताना है, अभी हम किस क्लास में बैठे हैं, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर। जो इससे प्रीवियस क्लास थी वो कौन सी थी, सिस्को सीसीएनए। इसका मतलब है ग्रुप थे ना, कि वो कौन सा और ये कौन सा। सेम रिसोर्स ग्रुप का मकसद ये है कि मैंने 250 में से कौन सी सर्विस बनाई है मैं उसका रिसोर्स ग्रुप नाम रख लूं, ताकि कल को मेरे लिए आसानी हो कि ये मेरी वीएम्स हैं, ये मेरा डाटा स्टोरेज है, ये मेरी वेबसाइट्स हैं, ये मैंने किसी के लिए सर्वर्स बनाए हैं। तो सारे रिसोर्स, ऐसे समझे डी ड्राइव के अंदर फोल्डर बनाना और यहाँ उसका नाम रिसोर्स ग्रुप रखना, एक ही बात है। तो कहता है रिसोर्स ग्रुप बना ले, मैंने बनाया और मैं बना रहा हूँ वीएम, तो मैंने इसका नाम रख लिया वीएम्स, कि ये मैंने वर्चुअल मशीन्स के लिए बनाया रिसोर्स ग्रुप। ओके, वर्चुअल मशीन का नाम क्या रखना है, मैं यहाँ पे कर लेता हूँ सर्वर 2022 इंस्टॉल, नाम रख लिया कि विंडोज सर्वर 2022 चाहिए। रीजन, किस रीजन में जाके मैंने ये डिप्लॉय करना है, ये लिस्ट ऑफ रीजन हैं, मैं आप जिसमें भी जाना चाहें जा सकते हैं। रीजन के बिहाफ पे हमारी कॉस्ट इफेक्ट होगी कि कुछ रीजन्स के अंदर टोटल स्ट्रक्चर एसएसडीज का है, कुछ के अंदर टोटल स्ट्रक्चर एचडीडीज का है, कुछ के अंदर बैंडविड्थ इंटरनेट की अच्छी, कुछ के अंदर अच्छी नहीं है, कुछ के अंदर हार्डवेयर जनरेशन अच्छी के हैं, कुछ के अंदर हार्डवेयर जनरेशन अच्छी के नहीं है। तो ऑफ कोर्स जितनी अच्छी सर्विस होगी उतनी कॉस्ट ज्यादा होगी। तो हम यहाँ पे रीजन्स की बात करते हुए चलते हैं, तो मैं बाय डिफॉल्ट कोई भी एक बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड है वही रखता हूँ, और थोड़ा आगे की दो सिलेक्शन करने के बाद प्राइस देखने के बाद फिर आके रीजन चेंज करके देखूंगा कॉस्ट कितनी आती है। अवेलेबिलिटी जोन ऑप्शंस, availability is basically you can call this your backup। आपको जो सर्विस मिलेगी, क्या आप चाहते हैं कि डिजास्टर की सूरत में आपको उसका बैकअप मिले, यस ऑफ कोर्स हर कंपनी की रिक्वायरमेंट होती है। फिजिकली सेपरेट योर रिसोर्स विद इन एज्योर रीजन, मैं जो ये वीएम बनाऊंगा ना, ये पीछे कितनी वीएम बनाएगा, दो, फिजिकली रिसोर्स अलग रखेगा, ताकि एक बंद हो क्रैश हो तो दूसरा चलता मिले, डाउन टाइम ना आए। इसलिए मुझे दो बनाने पड़ेंगे। ऑफ कोर्स कॉस्ट क्या होगी मेरी इसमें, ज्यादा, डबल होगी शायद, हाई होगी।
तो कहता है वर्चुअल मशीन स्केल सेट डिस्ट्रीब्यूट वीएम्स अक्रॉस जोन्स एंड फॉर डोमेन्स एट स्केल। स्केल सेट की आपको मैं एक मैनुअल, जिसे हम हॉरिजेंटल और एक वर्टिकल जो ऑटोमेटिकली भी कम कर लेगा और मैनुअल पे भी आ जाएगा, स्केलिंग कहते हैं। एक नल पानी का मैं ओपन करता हूं और मैंने उसे ओपन करके टोटल कितने स्क्रू, 4, मैंने 2 खोले, पानी स्लो निकलना शुरू हो गया। अगर पानी की स्पीड बढ़ानी है तो 2 और खोलने पड़ेंगे, इट्स मैनुअल। अगर मैं चाहता हूं कि वो 2 के ऊपर ही पानी की स्पीड तेज हो जाए तो ऑटोमेटिक करने के लिए मैं पीछे पंप लगा देता हूं। वो पंप चला दूंगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली 2 पे भी तेज हो जाएगा। पॉइंट समझ आया थोड़ा सा? अगर मैं यहाँ पे एक वर्चुअल मशीन बनाता हूं और कहता हूं कि मुझे बैकअप तो दूर की बात है, मुझे चलते हुए भी परफॉर्मेंस अच्छी चाहिए, जो ऊपर वाली ऑप्शन है ना, इसमें मेरी वीएम का बैकअप एक और वीएम हो जाएगी। जो मैंने रिसोर्स यूज किया 2 GB, वो 2 ही रहेगा, वो 4 नहीं हो जाएगा, वो 6 नहीं हो जाएगा। लोड बढ़ने की सूरत में कोई फायदा उस बैकअप का नहीं है। उसका फायदा सिर्फ कब है, जब मेरा पहला रिसोर्स खराब होगा। आप उसे कह लें फेल ओवर है वो मेरा। और स्केल सेट के अंदर मुझे क्या फायदा मिला कि मेरा रिसोर्स भी डुप्लीकेट होगा, डबल होगा, और उसकी स्पेस कैपेसिटी भी क्या हो जाएगी, एक्सटेंड हो जाएगी। कि मैंने कहा कि मुझे दे दो 2 GB की वीएम, जब लोड पड़े तो एक्स्ट्रा स्पेस दे देना, 2 GB और बढ़ा भी देना और उसकी परफॉर्मेंस भी अच्छी कर देना। तो मैंने उसे किस पे डाल दिया, स्केल सेट पे। और जी सर, हाँ जी, क्योंकि अगर एक क्रैश हुई है तो दूसरी भी गई, उसका तो 100% यही है। ये आ जाए ना नीचे, ये ले, ये फॉल्ट डोमेन भी दे रहा है और स्केल सेट भी दे रहा है, दोनों दे रहा है। फॉल्ट डोमेन यानी एक क्रैश भी होगी ना तो दूसरी चलती रहेगी, मिलेगी भी सही, और स्केल भी बनता रहेगा कि अगर रिसोर्स ज्यादा है तो मुझे वो भी मिलेगा। जी, ये इसकी कॉपी कर दो, एक और कर दो, हो गई। जी, वो वेस्ट में कर दो, डन हो गया, चलता रहेगा, ऑटोमेटिकली चलता रहेगा, वो बंद नहीं होगा, वो चलता रहेगा। जी, जी। नहीं, इसमें वो नहीं है, स्केल सेट में वो नहीं है, इसमें है अवेलेबिलिटी सेट में। जी, अवेलेबिलिटी सेट में ऐसे कर रहा है। मैं, आपने जो क्वेश्चन शुरू किया था मैं वहीं से आपको एक्सप्लेन करता हूं। पहली ऑप्शन के अंदर मुझे सिर्फ बैकअप मिलेगा, दूसरे ऑप्शन के अंदर सिर्फ लोड बैलेंसिंग मिलेगी, और तीसरी ऑप्शन में दोनों मिलेंगी, बैकअप भी मिलेगा और लोड बैलेंसिंग भी मिलेगी। अलहदा होगा ना, फॉल्ट डोमेन का मतलब है ऑन अनदर लोकेशन। रैक अलहदा होगा, यानी हार्डवेयर अलहदा होगा। क्योंकि देखें, अगर मैं चाह रहा हूं बैकअप अकेला मिले फिर तो बात है ए टू बी जोन जाया जा सकता है। अगर मैं कह रहा हूं लोड बैलेंसिंग भी मिले तो ए और बी का लोड, पहले ही लोड ज्यादा हो जाएगा तो वो बैलेंस कैसे करेगा। इसलिए वो उसके अंदर जोन क्या करेगा, सेम, वो नहीं अक्रॉस द जोन लेके जाएगा। वो फिर फॉल्टी डोमेन का मतलब है हार्डवेयर 1 to 2, रैक 1 to 2, सेम डाटा सेंटर, पूरा डाटा सेंटर ही उड़ गया। तो सर भी मसल्ला बिछाएं, अल्लाह अल्लाह, सारे ये तो सबसे पहली ऑप्शन है, तो होती है वो ऑप्शन, आखिरी ऑप्शन वो होती है हमारे पास। कि क्या मुझे स्टैंडर्ड के बजाय ट्रस्टेड, यानी मुझे कौन सी चाहिए,
कोई थोड़ी अच्छे वाली, या पर्सनल, या पहली है कि मैंने सादा वर्दी में एक बंदा साथ खड़ा कर लिया, दूसरी है कि मैंने अपना एक गार्ड खड़ा कर लिया, और तीसरी है कि मैंने एक पुलिस वाला वर्दी वाला खड़ा कर लिया। तो ये जो मुझे जितनी उस पे जाना है, फिलहाल मैं स्टैंडर्ड पे जा रहा हूँ। इमेज कौन सा ओएस मुझे करना है, तो यहाँ पे वो बताता है आप यूबेंटू, लिनक्स, सुजे, रेड, डेबियन, विंडोज, और मैंने कहा था कि मैं विंडोज सर्वर 2022 कर लेता हूँ। 64 बिट आर्किटेक्चर चाहिए, और मुझे चाहिए एक सीपीयू 4 GB रैम। एक सीपीयू का मतलब है प्रोसेसर कितने मिलेंगे, एक, और रैम कितनी मिलेगी, 4, और मुझे कॉस्ट आएगी 70.08 पर मंथ, $70 पर मंथ पड़ेगी इस रिसोर्स। वो एंड तक भी नहीं होगी, एंड तक भी नहीं होगी, नहीं आएगी वो इसके अंदर, बताता हूँ ना। अब उसका भी मैं आंसर कर देता हूँ। अभी मैं बनाता हूँ एक सीपीयू 4 GB रैम की मशीन, और जाके इंटरनेट चला के दिखाऊंगा 1 Gbps से ऊपर नहीं जा रहा होगा। फिर मैं इसी वीएम का रिसोर्स बढ़ा दूंगा, रैम 8 या 12 GB कर दूंगा, सीपीयू 2 की बजाय 4 कर दूंगा, और दोबारा रिसोर्स आके इंटरनेट का चेक करूंगा, वो 3 Gbps क्रॉस कर जाएगा। यानी वो कहां से हमें दे रहे हैं लिमिट, हमारे अकॉर्डिंग टू रिसोर्स दे रहे हैं। तो जितना हम रिसोर्स बढ़ाएंगे वो उतना वॉल्यूम बढ़ा देंगे। स्विच के ऊपर बैंडविड्थ लग सकती है, पोर्ट के ऊपर, स्विच की पोर्ट के ऊपर बैंडविड्थ सिलेक्ट कर दो कितनी देनी है, लगती है। तो बिल्कुल आप यहाँ पे भी वही बात कह रहे हैं, जब आप रिसोर्स बढ़ाएंगे आपका स्विच क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा ना। रिसोर्स बढ़ा, आपको नया हार्डवेयर मिल गया, उस नए रिसोर्स के अंदर आपकी बैंडविड्थ पहले ही ऑलरेडी एक्सटेंडेड दी हुई है। और अगर आपको ये चेंज करनी है रैम और प्रोसेसर और ये सारी चीजें, तो क्या करेंगे, इसको दिया गया नाम साइजिंग का। यहाँ ये नहीं लिखा गया कि एक सीपीयू के साथ 2 GB रैम मैं कर लूं चेंज, नहीं है ऑप्शन, पहले ही पैकेज बना हुआ है। जैसे मैं सिम पैकेज करना चाहता हूँ कि मैं ये पैकेज करूंगा वीक का, तो मुझे इतना नेट मिलेगा, इतनी जो है कॉल्स मिलेंगी, और इतनी जो है वो मुझे एसएमएस मिल जाएंगे। सेम यहाँ पैकेज बने हुए हैं, जिनको देखने के लिए मैं यहाँ क्लिक करता हूँ और मुझे पैकेजेस के उसमें ले गया, और पैकेजेस के अंदर बताता है पैकेज का नाम, ये पैकेज के नाम लिखे हुए हैं, ये पैकेज की सीपीयू, ये पैकेज की रैम, ये पैकेज की डाटा डिस्क जिसमें हम डाटा टेम्परेरी रख सकते हैं, ये डाटा डिस्क है जो कैशे के तौर पे हमें मिलती है, ये हमारा मैक्स इनपुट आउटपुट स्पेस है डाटा की, ये डाटा जो हमें सी डी ड्राइव मिलेगी, डी ड्राइव मिलेगी, और आखिर पे क्या आया उसकी कॉस्ट। ये अब मैंने कॉस्टें देख ली हैं कि मेरी कॉस्ट इतनी इतनी आ रही है, या मैक्सिमम $1319 कॉस्ट आ रही है, 16 CPU और 128 GB रैम है, 128 GB रैम है। अगर आपको ज्यादा चाहिए तो आप सीरीज चेंज करें, और अगली सीरीज में जाके देखते जाएं कि आपकी रैम 128 ही है, यहाँ पे भी कोई बात नहीं, ई सीरीज में आ जाएं, और इसके अंदर 160 GB रैम भी आ गई है, 800 कॉस्ट हो गई है। कॉस्ट आप सोच रहे होंगे सीपीयू बढ़ गए, रैम बढ़ गई, कॉस्ट क्यों कम हो गई, वहां 128 थी, यहाँ 160 है। बेसिक रिसोर्स बाकी वाला कम हो गया, और कुछ दिया ही नहीं उसने, डिस्क दी नहीं है, देखें नॉट अवेलेबल। तो जाहिर बात है एक चीज कम और एक ज्यादा हो गई, तो हम यहाँ पे अपनी मर्जी देख के कर सकते हैं कि मुझे कौन सी चीज मेरे लिए सूट क्या करेगी। तो बना लेते हैं कोई $1000 वाली वीएम, या ठीक है 70 वाली ही, ये इसका नाम डीसी सीरीज आएगा, कि ये मुझे वीएम मिलेगी DC1 V114, एक सीपीयू, और ये ओके। फिलहाल मैं इसी के साथ ही जाता हूँ, चेंज करूंगा तो प्राइस क्या हो जाएगी यहाँ पे, नंबर 1 चेंज हो जाएगी, वो तो आगे लिखी हुई थी। नंबर 2, अब वापस आता हूँ थोड़ा सा, और मैंने कहा था रीजन की क्या इंपॉर्टेंस है, अब मैं रीजन चेंज करके क्या कर लेता हूँ, यूके कर लेता हूँ, यूके साउथ कर लेता हूँ। एशिया कहाँ है, एशिया कहाँ है, एशिया पैसिफिक नजर कहाँ पे आया था, या पीछे है, नीचे ऊपर है, ये सर ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ ਕਿਧਰੇ, ਸਪੇਨ ਜਾਓ, ਜਰਮਨੀ ਜਾਓ, ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਓ, ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਫਸ ਰਹੇ ਹੋ।
ये ले मैं इटली नॉर्थ करता हूँ, मुझे कितनी कॉस्ट पड़ रही थी, $70 एक सीपीयू 4 GB रैम की। और यहाँ पे कहता है कि जी आपको इसके अंदर तो करंटली वीएम ही नहीं बन सकती है, उनकी इस डेटा सेंटर के अंदर जो आप रिक्वायर्ड कर रहे हैं अवेलेबल नहीं है। देखिए रीजन चेंज होने पे फर्क पता लग गया कि वो किस तरह की हमें सर्विस जो है वो दे रहे हैं और किस तरह की सर्विस नहीं दे रहे। अगेन मैं चेंज कर लेता हूँ और मैं चेंज करके आ जाता हूँ, यूके चेक कर लेते हैं, अवेलेबिलिटी जोन नहीं चाहिए था। और यूके में यही वीएम कितने की मिली है, $84 की है। और वो कहता है कि ये जो सब्सक्रिप्शन आपकी है ये टाइप इधर भी सपोर्ट नहीं करती है। तो यूएस इज ऑलवेज गुड फॉर एनी टाइप ऑफ सब्सक्रिप्शन एंड एनी टाइप ऑफ रिसोर्स एट लोएस्ट प्राइस। चूंकि 70 से कम में भी कहीं भी ना हो तो हम यूएस के अंदर इन्वेस्ट कर लेते हैं। और उधर भी अगर आप जैसे ये ऑस्ट्रेलिया भी देख लेंगे तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर ये कॉस्ट 87 चली गई 84 की बजाय। तो चेंज होने का मकसद आपको समझ आ गया शायद कि रीजन डज मैटर। आपने सीधा पहला यूज किया, नो अवेलेबिलिटी जोन किया, वापस आए और आपने ये स्टैंडर्ड बता दिया। कहता वर्चुअल मशीन को लॉगिन करने के लिए क्रेडेंशियल्स, यानी पीसी जैसे मैं विंडो लॉगिन करता हूँ क्या होगा, मैंने कहा जी यूजर ने मैं रख रहा हूँ कॉर्बेट, पासवर्ड मैं रख रहा हूँ दिस दिस। और पब्लिक इनबाउंड पोर्ट, ऑफ कोर्स मैं ये दरवाजा बंद कर क्या कोई बाहर से आ सकता है, नो no. मैं नन करूंगा तो कोई पोर्ट इनेबल ही नहीं कर रहा, तो मैं एजर के पास जाना चाहूंगा तो वहां दरवाजा तो खोलूंगा ना, दरवाजा तो इनेबल रखूंगा। तो मुझे पब्लिक पोर्ट इनेबल करनी है कौन सी, अब चॉइस है। नंबर 1 वो कहता है कि अगर आपने जाना है वहां पे पोर्टल बेस्ड तो एचटीटीपी ले लें, सिक्योर पोर्टल बेस्ड ये ले लें, ऐप बेस्ड एसएसएच ले लें, आरडीपी आपका डायरेक्ट प्रोटोकॉल है विंडोज का। विंडोज के अंदर अगर आप एक पीसी से दूसरे को एक्सेस करते हैं, आपने राउटर या स्विच को कनेक्ट करना है, एक है सीरियल केबल लगा लें और दूसरा है कि क्या कर लें, टेलनेट। टेलनेट अब आपने जो केबल भी लगाई है सीरियल पोर्ट भी, उसमें या कमांड लाइन से जाके कॉन्फ़िगर कर ले या पुटी एक्सेस कर ले। सुना हुआ पुटी का नाम, पुटी के अलावा कौन सा है, होगा नहीं, है एक पुटी के अलावा कोई एक है। हाँ उससे भी एसएसएच हो जाती है। जी शावेज रीजन से फर्क का पता चल गया। क्लाउड पे डाउन टाइम आ सकता है बेटा, बुरे वक्त का तो पता ही नहीं चलता, डॉक्टर भी मर जाते हैं, वो कौन सा का हमेशा जिंदा रहते हैं, ड्राइवरों से एक्सीडेंट होते हैं, वो कौन सा कोई हरफन मौला बन जाते हैं। और और क्या था सर, जो क्लास में क्वेश्चन हो रहे होते हैं यार, एक भी काम का सवाल नहीं होता, मैं क्या बोलूँ रिपीट करूँ, को काम का सवाल हो तो रिपीट करूँ, वो तो वैसे ही बातें कर रहे होते हैं सर, अगर ऐसा नहीं तो ऐसा हो जाए तो। सही है सर। दोबारा रिपीट करना। आरडीपी का बाय डिफॉल्ट पोर्ट नंबर 3389 होता है, आपने पूछा आरडीपी का पोर्ट नंबर है ये, हम चेंज करके रखना चाहें रख सकते हैं, और अगर रखेंगे तो इंटरनल एक्सटर्नल दोनों चेंज करेंगे, यानी ट्रैफिक इन और आउटबाउंड दोनों सेम रखेंगे। बाय डिफॉल्ट 3389 ही होता है और ये स्टैंडर्ड है। चेंज कौन करता होगा, इंतहाई अपने आप को सिक्योर करने के लिए कोई जो करना चाहे, वरना यही होता है। और एच टी टी पी एस हम आगे पहले एक यूज करते हैं फिर हम इसको एडिट करेंगे कि मुझे इसकी नहीं इसकी जरूरत है। लाइसेंस, अगर मेरी कंपनी ने पहले कोई बाय किया हुआ है तो भी हम लगा सकते हैं, अभी बाय करना चाहें तो भी कर सकते हैं, और अगर पहले बाय किया हुआ तो मैं कैसे दूंगा,
यू लाइक टू एन एग्जिस्टिंग विंडोज सर्वर लाइसेंस, यहाँ पे मुझे देना होगा। नहीं मेरे पास नहीं है, तो मैं इन्हीं से अभी ले लूंगा, साथ ही मुझे मिलेगा और मैं साथ ही यूज कर। नेक्स्ट, मैं कुछ क्लिक्स जरा क्विकली कर देता हूं। पहली है डिस्क। डिस्क में मुझे ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए जो डिस्क मिल रही है वो इमेज डिस्क मिल रही है। आपको उसके अंदर लिख दिया गया है 127 GB। yes you can edit up to 2 terabyte, you can use up to 2 terabyte। yes, how much you want you can change। ओएस डिस्क टाइप, ऑपरेटिंग सिस्टम की जो डिस्क की टाइप है वो क्या है? अगर एसएसडी है तो और प्राइस होगी, स्टैंडर्ड एसएसडी है, प्रीमियम एसएसडी है, या सिंपल एचडीडी भी अवेलेबल है, एचडीडी लगा दें। बट हम किस पे जाते हैं? एफिशिएंट परफॉर्मेंस पे। तो क्या चाहिए? एसएसडी। डिलीट विद वीएम। कल कला अगर मैं वर्चुअल मशीन डिलीट कर देता हूं, अगर ये चेकबॉक्स अनचेक्ड है तो ओएस की डिस्क डिलीट नहीं होगी। तो डिलीट क्या होगा? रिसोर्स, रैम, हाँ, प्रोसेसर, नेटवर्क, डिस्क पड़ी रहेगी। और मैं समझूंगा मैंने तो सारा कुछ डिलीट कर दिया, लेकिन मुझे पैसे पड़ते रहेंगे डिस्क के जो पड़ी है। तो लिहाजा एहतियातन इसे क्या रखें? चेक्ड, ताकि ये डिलीट हो जाए। और चेक ना करने की रीजन क्या है? पहली वो ये है कि मेरा एक प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट के मुझे पता है कि ये प्रोजेक्ट 6 महीने का है, और 6 मंथ के अंदर लाजमी कोई ना कोई ऑफिशियल हॉलीडेज आ जाती है 10-12 दिन की। तो मैं उन 10-12 दिन का पे नहीं करना चाहता, तो मैं इसको अनचेक कर देता हूँ। इसका मतलब मैं पूरी वीएम डिलीट करूं, डिस्क बच जाएगी। मैं 10 दिन के बाद वापस आके प्रीवियस डिस्क के साथ नया स्ट्रक्चर बिल्ड कर लूंगा। डाटा पहले वाला आ जाएगा, और जो रिसोर्स बाकी का मैंने रन टाइम पे यूज करना था वो सारा क्या हो जाएगा? मेरा एक्सक्लूड हो जाएगा। मैं वीएम की चार्जिंग कॉस्ट आपको बता देता हूं। मुझे चार्ज कब किया जाएगा? हर 1 मिनट बाद? नहीं। हर 1 घंटे बाद? नहीं। हर 1 महीने बाद? यस। एक बिलिंग साइकिल क्रिएट होगा पर मंथ, 30 डेज के बाद वो चार्ज किया जाएगा। अब वो ये नहीं है कि पूरे महीने का चार्ज कर लेगा, वो चेक करेगा मैंने डे फर्स्ट 2 घंटे मशीन चलाई थी, वो 2 घंटे का चार्ज करेगा। डे टू मैंने 4 घंटे चलाई थी, वो 4 घंटे का चार्ज करेगा। इसका मतलब वो क्यों मुझे कॉस्ट के ऊपर फर्क दे रहा है? इसलिए दे रहा है कि मेरी डिस्क फिक्स हो गई है $70 के अंदर। अगर मैं रैम, प्रोसेसर, क्या हो जाएगी? रिड्यूस हो जाएगी। रिसोर्स यूज होने पे काम करेगा, अदरवाइज काम नहीं करेगा। सो ऑप्शनल रखना है नहीं रखना। अगर आप चाहते हैं कि कंपेटेबिलिटी आपकी किसके ऊपर रहे, इनेबल अल्ट्रा डिस्क कंपेटेबिलिटी, आपकी तमाम तर चीजें किस में चले? कंप्रेस्ड फॉर्मेट के अंदर चले, तो आप इसको कंप्रेस कर सकते हैं। और कहता है कि डिस्क आपको इसके साथ 27 GB मिल गई है। जो प्रीवियस रैम और प्रोसेसर जब दिखा रहा था उधर भी उसने कुछ दी थी कि टेम्परेरी मिलेगी डी, वो टेम्परेरी होती है। वीएम बंद करके भी ऑन करने पे वो डिस्क डिस्कनेक्ट हो सकती है, डाटा लॉस हो सकता है। चूंकि वो हमें कैसे मिलता है? रैम और प्रोसेसर का एक स्ट्रक्चर बना है। मैंने 2 घंटे वीएम चलाने के बाद बंद कर दी, और बंद करने के 2 दिन नहीं चलाई, तो वो रैम और प्रोसेसर उठा के उसने किसको दे दिया? किसी और को। डिस्क भी उसके साथ चली गई। मैं जब वापस आऊंगा टेम्परेरी डिस्क मुझे नहीं मिल जाएगी। ओएस की डिस्क मेरे लिए फिक्स है, वो मैं जब भी आऊंगा मेरी मुझे ही मिलेगी। दिस वन 127 वाली। अटैच न्यू करनी है, ई एफ जी कोई नहीं, तो मैं यहां से करूंगा। अटैच एग्जिस्टिंग, कोई पहले वीएम पड़ी थी उसकी डिस्क पड़ी है, मैं वो यहां कनेक्ट कर लूं, हो जाएगी। तो ये हम बाद में भी कर सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, नेटवर्क। हमें जितने भी इसके अंदर ऑब्जेक्ट ऐड करने हैं, हर ऑब्जेक्ट को कनेक्ट करने के लिए क्या चाहिए? आईपी। बस जी 5 मिनट शायद पूरे और लगेंगे, या 5 से कम लगेंगे इंशाल्लाह, इससे ज्यादा नहीं लगेंगे। प्लीज रिपीट डिलीट विद वीएम कॉन्सेप्ट। जी जी, जो ये डिस्क थी ना हमारी, मैंने ये कहा था कि जो डिस्क है ये ऑपरेटिंग सिस्टम की डिस्क, अगर मैंने वर्चुअल मशीन नहीं चाहिए डिलीट कर दी, तो डाटा भी साथ, डिस्क भी साथ क्या हो जाएगी? खत्म, पैसे नहीं पड़ेंगे। और अगर मैंने ये नहीं की डिलीट, तो डिस्क पड़ी रहेगी और डाटा क्या हो जाएगा? बाकी कंपोनेंट खत्म हो जाएंगे। तो उससे फिर मेरी डिस्क जो पड़ी है उसकी कॉस्ट मुझे पड़ती रहेगी। इसको शायद मैं आसानी से आपको बता दूं।
अगर आप फॉर्मेट और डिलीट का वर्ड समझें, डिलीट करें तो डी ड्राइव में 2 फोल्डर, एक को करेंगे तो एक ही होगा, दूसरा नहीं होगा। और फॉर्मेट कौन होती है? डिस्क। फोल्डर फॉर्मेट नहीं होता। तो डिस्क फॉर्मेट करेंगे तो क्या गया? दोनों फोल्डर गए। बस यही फर्क यहां पे भी है। फिर है नेटवर्क। हर ऑब्जेक्ट को आईपी लाजमी चाहिए, तो उसने हमारे लिए सबसे पहले बनाया एक वर्चुअल स्विच, एक वर्चुअल नेटवर्क बनाया है जिसका नाम क्या रखा? सर्वर 2022। ये मेरी वीएम का नाम था, डैश वी नेट, वर्चुअल नेटवर्क। उसकी सबनेटिंग क्या आईपी दिया? डिफॉल्ट 10.0.0.0/24। नो, आई डू नॉट वांट टू यूज दिस, सो आई कैन क्रिएट न्यू वन। न्यू वन करूंगा, रेंज भी अपनी मर्जी की रखूंगा, 192.172.10.18, जो मुझे चाहिए हो मैं वो रखूंगा। सो फिलहाल मैं डिफॉल्ट पे चलता हूं, जो डिफॉल्ट है वही मिल जाए। नेटवर्क पब्लिक आईपी देना है कि नहीं? एग्जैक्टली exactly। आपको एक बात रूल पता होगा, नेटवर्क ए टू नेटवर्क बी जाने के लिए दो डिफरेंट इंटरनेट्स के दरमियान पब्लिक आईपी यूज होता है। प्राइवेट आईपी से एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में डायरेक्ट नहीं जाया जा सकता। तो फिर पब्लिक आईपी लाजमी चाहिए ताकि मैं उस पीसी उसके नेटवर्क में जाके एक्सेस कर लूं। उसने फिलहाल नाम दिया, जब ये वीएम बन जाएगी तो उसको एक आईपी असाइन कर देगा। नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप, नन, कोई सिक्योरिटी नहीं लगानी। बेसिक जो एज्योर की डिफॉल्ट है, और एडवांस मैं बना के लगाना चाह रहा हूँ सिक्योरिटी। उसमें मैं क्या लगा सकता हूँ? फायरवॉल लगा सकता हूँ, मैं आपको प्रोटोकॉल रूल ऐड कर सकता हूँ, सर्विसेज ऐड कर सकता हूँ। फिलहाल मैं बेसिक पे जा रहा हूँ कि सिक्योरिटी दो बेसिक वाली। पब्लिक इनबाउंड पोर्ट, पहले ही कहा था कि ये वाली हमने इनेबल करनी है। डिलीट पब्लिक आईपी एंड लैन कार्ड विद वीयर वर्चुअल मशीन डिलीट। यस, लाजमी तौर पे चेक कर दें। अगर मैंने वर्चुअल मशीन डिलीट की, पब्लिक आईपी डिलीट ना किया, तो इसको जो पब्लिक आईपी मिलेगा वो भी पड़ा रहेगा। मैं तो समझूंगा मेरा सारा कुछ खत्म हो गया, लेकिन आईपी की चार्ज पड़ती रहेगी, माइनर होगी लेकिन पड़ती रहेगी। और साथ में लैन कार्ड है ना, इसी लैन कार्ड भी डिलीट कर देगा। या कहीं पूरे नेटवर्क के अंदर आया लैन कार्ड, लगाने कितने हैं? कितने लगेंगे बाय डिफॉल्ट? एक। वीएम बनने के बाद ऑप्शन आएगी कि मैं 2 लगा लूं, 4 लगा लूं, 8 लगा लूं, 12 लगा लूं, वो फिर मैं बाद में ऐड करूंगा। अभी फिलहाल वो नहीं पूछ रहा कितने लैन कार्ड। आईपी भी मर्जी के नहीं। प्राइवेट आईपी की बात और है, पब्लिक की और है। पब्लिक की बात हो रही है, पब्लिक वो अपनी मर्जी देगा, प्राइवेट में जो मर्जी रख लूं लैन के अंदर चलने के लिए। enable accelerated network when your computer is running on low bandwidth। आपका डाटा ट्रैवलिंग स्टॉप हो जाएगी। आप चाहते हैं डाटा क्या कर दो? कंप्रेस फॉर्मेट के अंदर फॉरवर्डिंग कर दो। तो आप एक्सेलरेटेड नेटवर्क करेंगे तो इनेबल लो लेटेंसी हाई थ्रू आउटपुट कर देगा, कि आपकी कम बैंडविड्थ के ऊपर भी डाटा कंप्रेस करके भेजता रहेगा। ये नेटवर्क के लिए कह रहे हैं। लोड बैलेंसिंग नन, कोई भी नहीं है। एज्योर लोड बैलेंसर, या हम अपना कोई एप्लीकेशन गेटवे लगा लेते हैं। अब अगर आपको वीपीएन्स के हवाले से पता है तो शायद हम जानते हैं कि हम मल्टीपल नेटवर्क्स की भी आपस में कम्युनिकेशन करवा लेते हैं। लोड बैलेंसर एज्योर का क्या है वो हम नेटवर्किंग के टॉपिक में पढ़ लेंगे। नन, अभी मैं कोई लोड बैलेंसर नहीं लगा रहा, फिलहाल मैं ऐसे ही जाऊंगा, मुझे कोई नेटवर्क की नहीं चाहिए सपोर्ट। मैनेज, इनेबल बेसिक प्लान फॉर फ्री, ये है सिक्योरिटी के लिए। डिफेंडर देना है कि नहीं? आइडेंटिफाई करो कि इनेबल सिस्टम असाइन मैनेज्ड आइडेंटिटीज, तो कर दूंगा। तो इसका मतलब है सिस्टम खुद भी कुछ सिक्योरिटीज अपनी क्या करता है, साथ में एनेबल करता है, यूज करता है। माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा आईडी, यूजर लॉगिन के लिए क्या यूज कर सकता है? लॉगिन विद माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा आईडी। यूजर कौन सा यूजर नेम पासवर्ड लगा के आ सकता है? जो हमने इंट्रा आईडी के अंदर यूजर बनाए थे ए बी सी। अगर मैंने यहाँ वीएम का यूजर नेम कॉर्बेट रखा है, तो मैं किसी यूजर को असाइन कर देता हूँ, वो अपने यूजर नेम पासवर्ड से भी आ सकता है, प्रोफाइल उसकी होगी। यस, दे कैन चेंज। ऑटो शटडाउन, वीएम की अभी जब मैं फाइनल करूंगा तो बताएगा कॉस्ट पर आर पड़ेगी हमें। और मेरा ऑफिस टाइम शाम को खत्म हो जाता है 5 बजे। 5 बजे के बाद मेरी वीएम क्या रहेगी? चलती रहेगी। तो अगर चलती रहेगी तो कॉस्ट बढ़ती रहेगी। तो मैं कहता हूँ ऑटो शट कर दो। सर ये अगर कोई अपडेट आती है तो ऑटोमेटिकली इसके ऊपर क्या होती जाया करेंगी? इंस्टॉल। मॉनिटरिंग, ओएस क्रैश होता है खुद ही डायग्नोज करेगा।
अगर कोई उसकी सर्विसेज अपडेट होती हैं खुद ही करेगा, हेल्थ को मॉनिटर खुद ही करेगा। अगर आपने कोई बिल्ट इन एप्लीकेशनें देनी है तो आप एप्लीकेशंस भी चूज कर दें कि आपको कोई एक्सटेंशन ऐड करनी है एप्लीकेशंस की, वो साथ ही इंस्टॉल हो जाएंगी उसके ऊपर। यस, कस्टम डाटा रखा जा सकता है, यूजर अपना डाटा रख सकता है। हाई परफॉर्मेंसेस के लिए रिमोट डिस्क्स मिलती हैं जिसके ऊपर स्पीड तेज होती है। दैट्स इट। टैग्स, ये इस लैपटॉप के ऊपर ये नाम लिखा हुआ है, ये टैग लगा हुआ है। टैग है वीएम का कि मैं कल को अगर मेरा कोई सेटअप बहुत बड़ा है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बड़ा है, टैग का मतलब है कि मेरे नाम से मेरे रिसोर्स क्या हो जाएंगे, सर्च आसानी से हो जाएंगे। तो हमने नाम टैग के लगा दिए कि ये इसका टैग क्या है। रिव्यू एंड क्रिएट पे आया तो बताता है जो सारा कुछ सिलेक्ट किया वो एक्यूरेट है कि नहीं। तो उसने बताया एवरीथिंग चेक करके बताएगा कि रनिंग वैलिडेशन कि आपकी एवरीथिंग ओके है। हाँ, बता रहा है कि आप 0.0960 यूएसडी पर आर के हिसाब से आपको प्राइस चार्ज होगी और आप इस वीएम को क्रिएट करके यूज करना शुरू कर सकते हैं। तो ये हमारी कॉस्ट इसकी पर आर हिसाब से आएगी। मतलब वीएम नहीं चल रही तो कॉस्ट नहीं आएगी। जी एग्जैक्टली, डेटाबेस के लिए बंद नहीं होगी, वेबसाइट के लिए बंद नहीं होगी, ईमेल सर्वर के लिए बंद नहीं होगी, एक्टिव डायरेक्टरी के लिए बंद नहीं होगी। जी सैटरडे को क्लास है, बिल्कुल है। सैटरडे ऑन है, क्यों नहीं है, बिल्कुल क्लास है सैटरडे को। अभी खत्म तो नहीं हुई क्लास, अभी तो है। कुछ जल्दी है ऐसे। बस जी, ये क्रिएट का बटन दबाएंगे, ये क्रिएट होगी और हम इसको लॉगिन करके कैसे एक्सेस करते हैं डेफिनेटली ये हम अगली क्लास में देखेंगे। क्योंकि अगली क्लास में मैं सिर्फ पहला पेज क्रिएट वर्चुअल मशीन और नाम वाला फिल करूंगा और आखिर पे क्रिएट पे क्लिक कर दूंगा तो वीएम हमारी फौरन क्रिएट हो जाएगी इंशाल्लाह अगली क्लास में। ऑब्जेक्ट बनाने का काम